हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के वन लाइनर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम लोग इसी वन लाइनर सीरीज़ में, जैसे हमने यूनिट 3 ख़त्म किया था, सेम अब हम लोग यूनिट 1 के वन लाइनर डिस्कस करेंगे। अब जैसा आप सभी को मालूम है कि यूनिट 1 में आपकी 3 यूनिट इन्वॉल्व होती है, यानी कि 3 बुक्स अलग अलग इन्वॉल्व है। एक बुक आपकी इसके अंदर जो है दैट इज पीपीएम, एक जो आपके अंदर आपकी एक बुक इसके अंदर इंक्लूड है दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड वन जो इसके अंदर इंक्लूडेड है दैट इज बिजनेस एथिक्स। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो तीनों के तीनों अलग अलग बुक्स हैं और आपको यूनिट 1 में पढ़ने होते हैं। पीपीएम सबको बहुत ईजी लगता है क्योंकि आराम से उसमें से क्वेश्चन ईजीली हो भी जाते हैं, और मैंने पीपीएम से रिलेटेड आपके PYQs भी एक ऐड ऑन किए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को लेके करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है या ये जो आपका सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और आपका बिजनेस एथिक्स, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको और लोगों से थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि वो सब्जेक्ट्स तो सभी करेंगे जो ईजी होंगे, बट जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं या डिफ़िकल्ट यूनिट्स होती हैं, उनको अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट किया दैट मीन्स तो आपके JRF की तरफ बढ़ने का एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो मेरा टारगेट बेसिकली यही है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नेट और JRF निकले। तो इसीलिए मैं जो भी टॉपिक्स इंक्लूड करती हूँ वो कोशिश करती हूँ थोड़ा टफ टॉपिक हो, यानी कि ऐसे टॉपिक्स हों जो हर कोई जल्दी से नहीं पढ़ता। तो फिर अब देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 1 में इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, और अब हम इकोनॉमिक्स में भी आज जो डिस्कस करेंगे वो नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन को लेके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और हम सब ने देखा है कि नेट के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ जो कन्वर्जन होती हैं, जीडीपी को कैसे जीएनपी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आप अपने एनडीपी को कन्वर्ट कर सकते हो जीडीपी में, कैसे जीडीपी को कन्वर्ट कर सकते हो फैक्टर कॉस्ट, इन सब टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं नेशनल इनकम की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि गुड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, गुड्स जो होते हैं, एक होता है आपका फाइनल गुड, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड, और एक आपके पास होता है कैपिटल गुड्स। तो अब जो फाइनल गुड्स की हम बात करते हैं, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो रेडी टू यूज हैं। अब ऐसे गुड्स जो अब डायरेक्टली जो बिकने के लिए मतलब तैयार हो गए हैं, अब उनको फर्दर प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके ऊपर हमें कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, नहीं। अब वो गुड्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार गुड्स हैं, अब वो बन चुके हैं और वो डायरेक्टली अब आपका प्रोडक्शन यानी कि कंपनी से बाहर जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। ये 2 टाइप के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर भी हो सकते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। अब दूसरे गुड्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो अभी प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, यानी कि जो फाइनली कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचने वाले हैं, अभी उनमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे हम बोल सकते हैं वुड है, वुड को हम बोल सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। क्यों? क्योंकि अभी फर्दर क्या पता उससे फर्नीचर बनाना हो, या क्या पता उससे आपको फर्दर कुछ और डिज़ाइनिंग या कुछ आपको घर में यूज़ करवाना हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ करवाना हो, तो वुड एक ऐसा है जो फाइनल गुड नहीं बोलते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं अब जो डायरेक्टली यूज बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब जैसे मैं अगर हूं तो मुझे अगर टीवी देखना है, तो टीवी मेरे लिए क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि मुझे देखना है, मुझे उसको कंज्यूम करना है। यानी कि वो गुड्स जिनको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, वो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। ड्यूरेबल कैसे होते हैं? ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो जिनको अगर आपने एक बार देख लिया, यानी कि वो खत्म हो गया,
जिनकी ड्यूरेबिलिटी चलती है, यानी कि ठीक है ना, सॉरी, ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स होते हैं जिनके जो लंबे टाइम तक चलेंगे। टीवी है, रेडियो है, कार है, लैपटॉप है, मतलब एक बार अगर आपने उसको यूज़ कर लिया, दैट डजंट मीन्स कि वो ख़त्म हो गए, वो अभी चलने वाले हैं, लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो बहुत लंबे टाइम तक नहीं जाएंगे बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो एक टाइम के बाद, मतलब अगर आपने फर्स्ट टाइम उसको कंज्यूम किया तो वो ख़त्म हो गए। ब्रेड है, बटर है, ठीक है ना, ये सॉल्ट है, ये क्या है कि आपने एक बार उसको कंज्यूम कर लिया, अब वो ख़त्म हो गया। सर्विसेज को भी हम कंज्यूमर गुड्स के अंदर रखते हैं। जो सर्विसेज तो सभी को पता है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। गुड्स बेसिकली होते हैं जो टैंजिबल होते हैं और सर्विसेज होती हैं जो इंटेंजिबल्स होती हैं। तो सर्विसेज को भी हम कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो देखिए, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरीज, फिक्स्ड एसेट, ऐसे गुड्स जो अब हमें फर्दर यूज, प्रोडक्शंस के यूज के लिए चाहिए होंगे, तो उसको हम कैपिटल गुड्स कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये देखिए, पढ़ाने का नेशनल इनकम में ऐसा नहीं है कि नेशनल इनकम के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं, बट ये टॉपिक थोड़ा सा इसलिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जिससे हम आगे देख पाएँ कि नेशनल इनकम में जब बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी उसके अंदर क्या बात की जा रही है। इसीलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमें बेसिक पता होना चाहिए। और कहीं एक बार इस क्वेश्चन को देखा भी गया था कि मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया था, तो अगर हमें बेसिक क्लियर है तो दैट मीन्स हम आगे भी एक एजुकेशनल गेस ईजिली लगा पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यस, ये मेजर चीज़ है जो आपको आज पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बहुत डेप्थ में लिखने की कोशिश नहीं करी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक होता है ग्रॉस और एक आपके पास यहाँ पर होता है नेट। ये होता क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। तो ग्रॉस का मतलब होता है आपकी जो परचेजिंग वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं परचेजिंग वैल्यू की, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करते हैं आपकी परचेजिंग वैल्यू की, तो परचेजिंग वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। ग्रॉस का मतलब होता है आपका परचेजिंग वैल्यू। अब परचेजिंग वैल्यू क्या हुआ कि मेरे पास क्या था, एक वॉच थी, वो वॉच मैंने परचेज करी थी 5000 रुपीज़ की, ठीक है, मैंने आज एक वॉच खरीदी 5000 रुपीज़ की, तो ये इसकी परचेजिंग वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। नेट क्या होता है? नेट का मतलब होता है आपकी एक्चुअल वैल्यू। अब ये जो वॉच है ये मुझे अभी नहीं, अभी तो मेरे पास ठीक थी आज के टाइम पे, बट अगर मैं आज से 10 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद उसकी बात करती हूँ तो उसकी वैल्यू कोई 5000 थोड़ी रहने वाली है। 5000 तो उसके ग्रॉस थी, यानी कि जब मैंने खरीदी थी, अगर मैं तब की बात करती हूँ तो वो ग्रॉस था। बट अगर मैं एक्चुअल वैल्यू की बात करती हूँ कि 3 साल के बाद उसकी प्राइस क्या हो गया, तो हो सकता है वो 3000 की हो गई हो। अब दैट इज नेट इनकम। तो अगर हम ग्रॉस टर्म की बात करते हैं, नेट टर्म की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉस का मतलब परचेजिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, नेट का मतलब हम एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब हमें ना क्या चाहिए होता है, हमें चेंज करना होता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं कई बार कि जीडीपी में इतना था, तो अब आप इसको बताओ एनडीपी में क्या हो गया। जीडीपी मार्केट प्राइस पे इतना था, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कितना हो गया। तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें माइनस और कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ती है। तो क्या चीज़ माइनस करते हैं और क्यों माइनस करते हैं, अगर आपको रीज़न पता होगा तो शायद आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले तो उसके लिए यही समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रॉस और नेट था क्या। तो ग्रॉस का मतलब सिंपल समझ आ गया, परचेजिंग वैल्यू है, यानी कि जब हमने खरीदा, तो हम टोटल की बात कर रहे हैं, जब हमने जितने का वो खरीदा था। तो यानी कि एक चीज हुई, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, ठीक है, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, यानी कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया 5000 की मैंने खरीदी थी, पर 3 साल के बाद वो कोई 5000 की थोड़ी रही, वो तो 3000 की हो गई। तो वो 2000 क्या हुआ, यानी कि वो जो 2000 का माइनस हुआ वो डेप्रिसिएशन था। तो जब हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं तब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। मैं ठीक है, नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल क्या हुआ वो क्लियर है ना, कि ग्रॉस और नेट क्या था, कि ग्रॉस मतलब आपका परचेजिंग और नेट मतलब आपका एक्चुअल। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे
तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, यानी कि हम टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल की बात करेंगे तो जो हमने चीज़ जो भी सब चीज़ें उसके अंदर परचेजिंग के टाइम पे खरीदी थी उन सबको ऐड कर देते हैं। अब डोमेस्टिक और नेशनल की बात करते हैं। डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है? देखिए, डोमेस्टिक का मतलब होता है यानी कि देश में रहने वालों ने जितना पैसा अर्न किया उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? यानी कि टोटल इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक पीपल। डोमेस्टिक पीपल ने जितना अर्न किया उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल क्या होता है फिर? देखो, अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ और इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, तो इंडिया, केवल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितने लोगों ने जितना भी पैसा अर्न किया तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। नेशनल के अंदर क्या आता है? नेशनल टेरिटरी के अंदर आता है जो अब इंडिया में तो रह नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जितने भी इंडियंस रह रहे हैं उनकी जो भी इनकम आ रही है, उनके जो भी रेंट आ रहे हैं, कुछ चीज़ें तो हमने बाहर भी हो सकता है ना, कुछ लोगों ने अपना लैंड परचेस किया हुआ हो, कुछ पैसे बाहर लगा रखे हो, तो वो इनकम भी तो आएगी। वो इनकम भी तो हमारी ही इनकम है जो बाहर से हमारे पास आ रही है। तो अगर हम उन सब चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है नेशनल इनकम। क्लियर है? डोमेस्टिक, केवल हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक के अंदर अंदर जितना है, पर जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो हम नेशनल की बात कर रहे हैं यानी कि वो तो है ही है जो हमारा मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर था ही था, उसके अलावा जितना भी फॉरेन से हमारे पास इनकम आ रही है, जो भी हमारी इनकम फॉरेन से आ रही है, वो भी हम इसके अंदर अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है नेशनल। तो फिर से अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड, हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो हम नेट इनकम जो हमारी अब्रॉड से आने वाली होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें खाली डोमेस्टिक की निकालनी है। डोमेस्टिक की निकालनी है तो जितना भी अब्रॉड का पैसा है उसको माइनस कर दो, और जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वाला, डोमेस्टिक के साथ साथ नेशनल वाला भी उसमें ऐड कर दो, यानी कि अब्रॉड वाला। तो ये दो टर्म है, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आपको अपने रेफरेंस के लिए पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट आई होप मैंने वो इतने अच्छे से शायद बता दिया है कि आप लोगों को वो समझ आ गया होगा कि नेशनल इनकम कौन सी हुई। नेशनल इनकम यानी कि all the final goods services produced by the normal resident of a country during an accounting year, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, और अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो केवल हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकाल रहा है, जैसे ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन था, यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे उसके बीच में आता है आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। थर्ड टर्म आपको जो याद करनी है दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या होता है? देखिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, या इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी चीज को बनाने में हमारा कितनी कॉस्ट लगी उसको हम बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस यानी कि हमने उसको किस प्राइस पे सेल किया, अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। इतना सी बात है। अब इनके बीच में कौन होगा जो इनके बीच में कनेक्शन लेकर आ रहा है? इनके बीच में जो कनेक्शन लेके आता है दैट इज इट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। क्यों? हमने तो ये सुना था कि अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 रुपए की और उसको हम मार्केट में बेच रहे हैं 15 रुपए की, तो जो 5 रुपीज़ का मार्जिन आ रहा है वो तो हमारा प्रॉफिट है। बट नहीं, कभी भी ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम में हम प्रॉफिट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। नेशनल इनकम के अंदर हम जब इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की बात करते हैं। तो इसीलिए इनके बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो NIT, यानी कि यहाँ पर हम टैक्सेस की बात करते हैं, नेट। और नेट जहाँ पर भी आ जाता है यानी कि कुछ चीज़ या तो माइनस हो रही है या कुछ चीज़ प्लस हो रही है। क्या चीज़ माइनस होनी है और क्या चीज़ प्लस होनी है और क्यों होनी है, अगर आपको वो लॉजिक समझ आ गया ना तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कम था, बना तो हमारा कम में था, 10 रुपए में बना, पर बेचा हमने 15 रुपए का। तो यानी कि जब हम फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, और जब हम फैक्ट्री कॉस्ट से
सॉरी यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ पर आएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि वही अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी कंट्रीब्यूशन लगा, और मार्केट प्राइस एक्चुअली हमने उसको कितने में बेचा है, और इनके बीच में जो एक डायरेक्शन जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। अब ये हमने सब क्यों पढ़ा, ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कई बार कि GDP है आपका मार्केट प्राइस पे, इसको कन्वर्ट करके बताओ NDP फैक्टर कॉस्ट पे, उसको आपको कन्वर्ट करके बताना है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहले तो आप ये देखिएगा, जब मैंने आपको बताया था ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तब डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तब अब्रॉड कॉस्ट, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाएंगे तो टैक्सेस की बात करनी है। ये क्लियर है 3 चीज़ें, तो आप इसको कन्वर्ट करना। अब पहले आप ये चेक करना कि क्या चीज़ ऑलरेडी गिवन है और किस चीज़ को चेंज किया हुआ है। तो G से यहाँ पे चेंज किया हुआ है N, यहाँ पे किया हुआ है। D तो ऑलरेडी सेम है दोनों तरफ, तो कोई बात ही नहीं है, और P तो हमेशा प्रोडक्ट की बात होगी तो वहाँ तो जाना ही नहीं है। मार्केट प्राइस भी है और मार्केट प्राइस को भी चेंज किया हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो अब देखिए G से N पे जाना है, यानी कि ग्रॉस से नेशनल पे जाना, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो मैंने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नेट चाहिए और नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब डी में तो कोई चेंज नहीं था तो उसको तो हमने छोड़ ही दिया। मार्केट प्राइस को हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे करना है, और अभी मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस यानी कि वो प्राइस जिसको हम सेल कर रहे हैं उससे हमें वापस जाना है किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो उसके लिए हमें टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, हमने टैक्सेस भी माइनस कर दिए। तो अब ना आपको ऐसा कुछ ऑप्शन में मिलता है कि GDP एट मार्केट प्राइस ये था, और ऑप्शन में ना कुछ भी चेंज कर देंगे कि GDP माइनस डेप्रिसिएशन, या यहाँ पर प्लस कर देंगे, NIT हटा देंगे, डेप्रिसिएशन की जगह कुछ और लिख देंगे। तो आपको चूज करना पड़ता है कि राइट ऑप्शन क्या है। और ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, हर साल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बस अगर आपको कन्वर्जन आ गई ना, तो कन्वर्जन आते ही ये क्वेश्चन आप ईजिली कर लोगे। अब दूसरा देखते हैं, GDP को चेंज करना है अब GNP में। G से G तो सेम है, यानी कि डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। किसको चेंज कर रखा है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज किया हुआ है। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने का मतलब क्या बताया था, कहाँ किसकी बात करते हैं, फैक्ट, जो भी आपकी अब्रॉड इनकम थी, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे थे। तो अब्रॉड इनकम को आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और माइनस मार्केट से फिर फैक्टर पे गया वो, तो यानी कि NIT को, टैक्सेस को फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप ये 2 ही मैंने यहाँ पर जान के रखे हैं, क्योंकि अगर आपको 2 समझ आ गए तो आप उसके अलावा अपने आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2-3 लिख रही हूँ, आप चेंज करके देखिएगा अपने लिए। GDP मार्केट प्राइस को चेंज करना है आपको NNP में, मार्केट प्राइस सेम रहेगा। NDP फैक्ट्री कॉस्ट को चेंज करना है NNP मार्केट प्राइस में। इस दोनों को आप करके देखिएगा अपने लेवल पे कि आपको कितना समझ आया। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आया होगा। नेक्स्ट, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके क्या मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये मेथड्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक में लिखा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। कन्वर्जन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि अब ये बताता क्या है। पहला मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर बोलता है कि अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर देखेंगे खाली, यानी कि हम केवल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ उन सारे एक्सपेंडिचर को इंडिविजुअल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन, जितने भी सेक्टर हैं उन सारे के सारे सेक्टर्स की एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे, और पूरे ईयर की अगर हम उन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। ये तो ये बोल रहा है। फॉर्मूला क्या देता है कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, गवर्नमेंट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, प्राइवेट फर्म्स में और फॉरेनर्स का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका नेशनल इनकम निकल जाता है। नेक्स्ट मेथड आपका बोलता है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोल रहा है, इनकम मेथड बोलता है कि जो भी आपकी फैक्टर इनकम होती है
सारे के सारे फैक्टर्स इनकम के फ्लो को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा, यानी कि इनकम के बेसिस पे बात करता है। तो द इनकम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड पब्लिक सेक्टर अर्निंग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम ना 4 टाइप की होती है, ध्यान रखिएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, एक होता है आपका लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है लैंड, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिससे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, यानी कि वो पैसा जो कुछ भी काम करने के बाद हमें मिल रहा है वो हमारे फैक्टर ऑफ इनकम बन जाते हैं। ठीक है, अब वो फैक्टर ऑफ इनकम कौन कौन है, लेबर यानी कि सैलरी मिलेगी तो सैलरी हमारी फैक्टर ऑफ इनकम हो गई। कैपिटल अगर हमने इन्वॉल्व करी है तो हमें वहाँ से भी हमें वहाँ से भी मिलेगा तो वो हमारा क्या, वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी हमारा फैक्टर ऑफ इनकम आ गया। लैंड, आपने कोई लैंड परचेस करी है तो उसका रेंट मिलेगा आपको तो वो भी आपका फैक्टर ऑफ इनकम हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहाँ से भी आपके पास फैक्टर ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों से आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, तो वो आपका फैक्टर ऑफ इनकम होता है। और फैक्टर ऑफ इनकम के बेसिस पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, लेबर इंटरेस्ट आ रहा है हमें कैपिटल से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेबर से हमें सैलरी आ रही है, ठीक है ना, लैंड से हमें रेंट आ रहा है, एंटरप्रेन्योर से हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल जाती है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, दैट इज आउटपुट अप्रोच, या कहीं ना कहीं इसको प्रोडक्ट वैल्यू मेथड भी लिखा होगा, वैल्यू मेथड ऑफ नेशनल इनकम लिखते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। 1 साल के अंदर अंदर हम ये चेक करते हैं हमारा आउटपुट कितना प्रोड्यूस्ड हुआ। हम उस आउटपुट के बेसिस पे क्या निकालते हैं, यानी हम वैल्यू निकालते हैं उस आउटपुट की और उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, फिशरीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, वाटर प्लस एनर्जी, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे के सारे सेक्टर्स से क्या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास निकल के आया है, उन सब के बेसिस पे हम नेशनल इनकम को निकाल लेते हैं। तो 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, दैट फर्स्ट था एक्सपेंडिचर, सेकंड आपके पास था इनकम एंड थर्ड आपके पास था आउटपुट। तो इन तीनों के बेसिक आपको इतना ध्यान रखना है किस अप्रोच में हम किस चीज़ को फॉलो करके कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको आज अभी बताई है, कि एक तो कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं, दूसरी चीज़ मेथड्स कौन से हैं। ये दोनों टॉपिक आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन इसमें मैच द फॉलोइंग इसमें पूछा गया था। तो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर विच असरटेन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज इंक्रीज इन इकोनॉमी। यानी कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ जाती है, अचानक से क्या हो गया, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें से प्राइस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब अकॉर्डिंग टू पीटरसन ने क्या बोला, द वर्ड इन्फ्लेशन is in broadcast possible sense refer to any increase in the general price level which is sustained and non seasonal in character। मतलब seasonal के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है बट सॉर्ट ऑफ सडन अचानक से हाइक हो गया प्राइस का, तो उसको हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन। यानी कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कुछ गुड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करना, तो उसको हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अब कुछ टाइप्स होते हैं इसके, वो टाइप्स कौन कौन से हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जो धीरे धीरे चलता है, नाम से बता क्रीप करना, ठीक है ना। यानी कि इट्स अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी फेस अ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस इंक्रीजमेंट हो रहा है इन द प्राइस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत स्मॉल इफेक्ट देता है, बहुत छोटे टाइम पीरियड का होता है, मतलब क्रीपिंग है, छोटा होता है। ज़्यादातर जो होता है ये 3%, 2 to 3% की अगर हम बात करते हैं, इतना अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर रखते हैं। क्रीपिंग यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है बट हमारी जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है।
वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब अब बड़ा हो गया थोड़ा सा, क्रीपिंग में छोटा था, अब छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया। वॉकिंग यानी कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई अब जिसमें प्राइस राइज होगी मॉडरेट लेवल पे, और ये वाला इन्फ्लेशन जो रेट होता है ये आपका 3 से 9 के अंदर अंदर जाता है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट को एक वार्निंग दे देता है कि अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं करा तो ये आपके लिए ग्लोपिंग इन्फ्लेशन बन जाएगा, क्योंकि 3rd नंबर का जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग यानी कि सबसे छोटा, वॉकिंग यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा जो हमने बात करी है वो वॉकिंग है। वॉकिंग के बाद आता है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि ग्लोपिंग ओ सॉरी, इसमें मैंने ऐड नहीं करा है, मैं यहीं बता देती हूँ। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन 3rd नंबर का इन्फ्लेशन होता है और वॉकिंग से थोड़ा बड़ा होता है, और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपका मॉडरेट टू हाई जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला स्मॉल था, स्मॉल से मॉडरेट आपका वॉकिंग था, और मॉडरेट से हाई वो आपका जाता है ग्लोपिंग में। ग्लोपिंग का जो रेट होता है वो आपका 10 से लेके 12%, 13% तक के अंदर होता है। और ग्लोपिंग जो इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन आपका बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस लेकर आ जाता है इकॉनमी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास जो होता है दैट इज आपका होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है, मैंने वो भी नहीं ऐड किया है क्या इसमें, आई एम सो सॉरी फॉर दैट वन। 4th वन आपका हाइपर इन्फ्लेशन होता है, और हाइपर इन्फ्लेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वन। वो एक स्लाइड इसमें ऐड नहीं हुई है जिसके अंदर ग्लोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन था। हाइपर इन्फ्लेशन होता है जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन कंसिडर होता है, और इस इन्फ्लेशन का जो होता है यानी कि पूरी की पूरी इकॉनमी, सबसे ज़्यादा जो महंगाई होती है, जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा भुखमरी सॉर्ट ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे बड़ी इन्फ्लेशन की टाइप होती है। अब कुछ अलग अलग टाइप भी होती हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन होता है। डिसइन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन रेट होता है जो स्टार्टिंग से ही डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि अभी अगर प्राइस किसी चीज़ की 2% थी और ग्रेजुअली वो घटने लग जाए 1%, 3%, 1 डाउन पे जा रही है, अगर वो डाउन पे जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी कि इट्स अ फिनोमिना विच अकर व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टार्ट टू डिक्रीजिंग। जैसे ही वो कम होना शुरू हो जाएगा तो हम उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। हैंस देयर इज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल बट देयर इज अ डिक्रीज इन द रेट। प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन जो उसका रेट है इन्फ्लेशन का वो डाउन में है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। एक टर्म होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज बढ़ ही नहीं रही। ये दोनों में कंफ्यूजन होती है कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। डिसइन्फ्लेशन था कि वो डाउन कम होना शुरू हो गया, पर डी इन्फ्लेशन होता है कि वो तो प्राइस ही नहीं बढ़ा, 0% है, प्राइस रेट ही नहीं बढ़ रहा, हमारा इन्फ्लेशन रेट ही नहीं बढ़ रहा, तो वो आपका डिफ्लेशन के अंदर जाता है। यानी कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपीरियंस अ जनरल डिक्लाइन, इट्स कॉल्ड अ डिफ्लेशन। द इन्फ्लेशन रेट गोज डाउन बिलो 0%। एक टर्म आती है स्टैगफ्लेशन। क्या होती है ये टर्म? एक बार क्या 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हाइपर इन्फ्लेशन के बाद आती है, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड स्टैग्नेशन हो गया इकॉनमी एक्टिविटीज में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, भूखमरी आ गई, इन्फ्लेशन, राइजिंग ऑफ प्राइस, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया कि लोग उसको बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो आज की क्लास में मैंने देखिए आपको बताया है नेशनल इनकम के बारे में, और नेशनल इनकम के भी हमने कन्वर्जन देखी और उसके मेथड्स देखे। इसके अलावा हमने एक देखा है इन्फ्लेशन क्या होता है, और इन्फ्लेशन के हमने टाइप्स डिस्कस किए। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपको 2 नंबर औरों से अलग दिला सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर कोई जल्दी से पढ़ता नहीं है, टफ सोच के उसको छोड़ देते हैं, बट जबकि वो इतना टफ है नहीं, अगर देखा जाए तो थोड़ा इजी टॉपिक होता है, और आप अगर उसको कवर कर लेंगे तो आई होप वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप उसमें 2 या 3 मार्क्स ज़्यादा गेन कर पाएंगे, लोगों से 2-3 ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये आज का जो वीडियो था वो हेल्पफुल रहा होगा। कोई डाउट आपको होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे वो हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे, और उससे रिलेटेड हर एक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर किस टाइप का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, कैसे वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, कौन सा कर्व किसको कहाँ कट करता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो मैं आपको नेक्स्ट कल की एक वीडियो में कराऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ हेल्प गुरु 1।